हमारा हीरो एसकेचम अब वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर की लिस्ट में नंबर 1 पे आ चुका है। लेकिन लियोन की स्टेटमेंट ने ये कहा था कि उससे पावरफुल ट्रेनर भी अभी एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कुछ ट्रेनर हैं जो इससे पावरफुल होंगे। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एस को कौन हरा सकता है, तो कई सारे फैंस होंगे जो कहेंगे कि रेड होगा या फिर टोबायस होगा। और ये सही भी है कि ये दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स ही हैं जो अभी भी एस को हराने का दम रखते हैं, कि उनके पास कमाल के पोकेमॉन हैं और कुछ पोकेमॉन तो लेजेंडरी हैं। तो टोबायस की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी बात करने वाले हैं रेड के चार्जार्ड के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। इसकी एक ओरिजिनल सीरीज भी आई थी जिसके बाद से रेड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बन चुका है चार्जार्ड। फर्स्ट अभी भी म्यूटू होगा और इसका अपोनेंट होने वाला है एस का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ग्रेनिंजा। तो देखते हैं इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। इस वीडियो का आइडिया दिया है इन सब्सक्राइबर ने, तो उनके लिए एक प्यारा सा शाउट आउट और थैंक यू इस कमाल के सजेशन के लिए। वैसे तो ये दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हैं और इनमें से पता लगाना बहुत मुश्किल होगा कि ये तक कौन होने वाला है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये सिर्फ ओपिनियन होने वाला है, कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन कुछ नहीं हो सकता या तो एनिमे में ना दिखाया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकी पावर को अच्छे से जानने के लिए मैं इन पॉइंट का यूज करने वाला हूँ, जैसे कि इनकी स्ट्रेंथ, पावर, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, मूव सेट एंड टाइपिंग, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम एक पोकेमॉन को पावरफुल या वीक बता सकते हैं। वैसे ट्रेनर का रोल भी बहुत बड़ा होता है जिस कारण रिजल्ट बदल सकते हैं, लेकिन हम ट्रेनर को अभी इग्नोर करते हैं और सिर्फ फोकस करेंगे इन दो पोकेमॉन की पावर और एबिलिटीज पे। तो अगर आप रेड को नहीं जानते हो, रेड के चार्जार्ड को अच्छे से नहीं जानते हो, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। रेड का चार्जार्ड अपीयर हुआ था पोकेमॉन ओरिजिन, एक छोटी सीरीज है 4 एपिसोड की जो गेम के ऊपर बेस है। उसमें रेड चारमेंडर चुनता है अपने स्टार्टर के रूप में, तब उसका राइवल ब्लू स्क्वाड्रल चुनता है। इन दोनों के बीच में मुकाबला होता है जिसमें स्क्वाड्रल बहुत बुरी तरीके से हरा देता है, क्योंकि रेड को कोई भी अंदाजा नहीं होता, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है उसे, टाइपिंग एडवांटेज इन सब के बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन ब्रोक से मिलने के बाद ब्रोक से ये सब समझाता है और उसके जिम चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। टाइप एडवांटेज ना होने के कारण वो हारने लगता है, लेकिन ब्रोक समझाता है कि टीम वर्क काफी बड़ी चीज है, जिसके बाद टीम वर्क से वो ओनिक्स सबको हरा देता है। फिर धीरे धीरे मूव और टाइपिंग को समझते हुए वो बैटल करते हुए जाता है और 2 जिम के बाद उसका चारमेंडर चार्मिलियन में इवॉल्व हो जाता है और बहुत ही जल्दी वो चार्जार्ड में इवॉल्व हो जाता है, जिसके बाद वो जियोनी को रोकने जाता है, लेकिन कम एक्सपीरियंस होने के कारण और टाइप एडवांटेज बिल्कुल ना होने के कारण वो वहाँ हार जाता है। फिर वो दोबारा बैटल करना स्टार्ट करता है, अपने एडवेंचर पे निकल चलता है और बाकी बच्चे जिम बैजेस को कलेक्ट कर लेता है और आखिर में इसका मुकाबला होता है जियोनी से, जिसमें अपने बैटलिंग स्टाइल से वो जियोनी को इम्प्रेस कर लेता है और टीम रॉकेट को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। और फिर आखिर जिम बैज लेके वो लीग में पार्टिसिपेट करता है। इलाइट 4 मेंबर्स को हरा के वो चैंपियन के पास पहुंचता है जो होता है ब्लू के ब्लास्टर्स को हराने के बाद वो बन जाता है वहाँ का चैंपियन और निकल पड़ता है अपने सफर पर, जहाँ वो अपने लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ रहा होता है। उसे पता लगता है म्यूटू के बारे में, जो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन होता है। लेकिन मेगा चार्जार्ड एक्स होने के बाद वो म्यूटू को पकड़ लेता है। अब बात करते हैं ग्रेनिंजा के बारे में। इसको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपको छोटा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऐसे कालोस के सफर में उसे सबसे पहले दिखता है फ्रोकी, जो बहुत सारे ट्रेनर को छोड़ चुका होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं मिला जो उसको समझे। लेकिन एस की काइंडनेस और बॉन्डिंग को देख के वो एस को अपना ट्रेनर चुन लेता है। ये इकलौता पोकेमॉन है जिसने ट्रेनर को चुना है, जिसके वजह बैटल करते आते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं। एस को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है पहले की रीजन से, इस कारण वो उसे अच्छे से ट्रेन कर पाता है। ये फ्रोकी से फ्रैगेडियर से ग्रेनिंजा बनने में काफी ज्यादा टाइम लगा देता है, लेकिन सही मूवमेंट पे ये बन जाता है। उसके बाद से पता लगता है कि एस ग्रेनिंजा के बारे में कि कैसी बॉन्डिंग होती है, जिसके बाद ट्रेनर एक अलग लेवल हो सकता है। जब इस फॉर्म को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया था, तब भी ये वल्ट्री से बैटल करता है और हार जाता है। लेकिन सरीना के हेल्प के बाद ये दोनों ही अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, जिसके बाद ये कंप्लीट फॉर्म में आ जाते हैं और वल्फ्रीक को हरा के लीग के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। जिसके बाद ये सेप्टाइल से हारता है एक बार और 3 बार हारता है मेगा चार्जार्ड एक्स से। लेकिन उसी के बाद एक विलन आर्क शुरू होती है, जहाँ पर ग्रेनिंजा की असली पावर दिखाई जाती है। ग्रेनिंजा इतना पावरफुल हो चुका होता है कि वो ज़ायगार्ड की जगह ले लेता है और एस को छोड़ के वो वहीं पर रहने लगता है। फिर वो पोकेमॉन जर्नीज में रिटर्न आता है और लुकारियो को वो ट्रेन करता है और लुकारियो को पता लगता है कि वो इतना पावरफुल कैसे हो पाया, और फिर वो भी इसी बॉन्डिंग और ट्रस्ट को अपने साथ बिल्ड कर लेता है और उसके बाद वो भी पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पर हमें एक और चीज रिवील की जाती है कि ग्रेनिंजा ने अपनी एस ग्रेनिंजा वाली फॉर्म को खो दिया है, लेकिन उसकी पावर में कोई बदलाव नहीं आए हैं। वो अभी भी जायंट वाटर शूरिकेन बना सकता है और उतना ही पावरफुल है जितना एस ग्रेनिंजा वाली फॉर्म में था। उसने अपीयरेंस खोया है, पावर में कोई बदलाव नहीं आए हैं, यानी कि अपीयरेंस को छोड़ के इनमें भी कुछ भी बदलाव नहीं आए हैं। ये अभी भी सुपर स्ट्रॉन्ग ही है। तो अब आपको उसकी बैक स्टोरी और अचीवमेंट के बारे में अच्छे से पता लग चुका होगा। अब बात करते हैं इनकी पावर्स की। तो पहले बात करते हैं चार्जार्ड की। चार्जार्ड ने अपने स्ट्रेंथ से राइडोन जैसे भारी पोकेमॉन को उठा के फेंक दिया था, जिसके बाद जब इनमें भी काफी बड़ा क्रैक आ गया था, जिससे आपको इसकी ताकत का अंदाजा लग गया होगा। अगर आपको नहीं लगा है तो अब ये देखिए, इसने मेगा पंच मारा है ब्लास्टोइस को और 5-6 वेव निकल गई है। माना ब्लास्टोइस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसकी वेव से पता लगता है कि ये कितनी जोर की लगा होगा। तो आपको इसकी स्ट्रेंथ तो दिख गई होगी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को भी बूस्ट किया जा सकता है मेगा इवॉल्व होने के बाद। जब इसने म्यूटू को जब पंच मारा था तो आप देख ही सकते हैं कि पीछे की वॉल का क्या हाल हुआ था, बल्कि म्यूटू ऑफ गार्ड में नहीं था। बात की जाए इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की, तो आप ये देखिए, इसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से हॉर्न ड्रिल को डॉज कर रखा है और सर्फ अटैक को काउंटर भी कर रखा है। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए
तो इसने निडोक्विन के 2 डबल किक को खाया है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। माना जी इसके ऊपर रेजिस्ट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है जिसका डैमेज तो आपको वॉल पे दिख ही रहा होगा कि ये वॉल को इतना स्मूथली काट रहा है, तो सच में बहुत जोर की हिट हुआ होगा। इसे राइडोन के साथ पंचेस भी शेयर कर रखे हैं, बल्कि राइडोन फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे थे। और इसने ब्लू के ब्लास्टोइस के हाइड्रोपंक को सहा है जो एक चैंपियन लेवल का पोकेमोन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है, प्लस इसके पास सुपर इफेक्टिव भी है, लेकिन ये उसे सर्वाइव भी करता है और उसे हरा भी देता है। माना कि म्यूटू के स्विफ्ट अटैक को जब इसने सहा था तब ये काफ़ी घायल हो गया था, लेकिन मेगा इवॉल्व होने के बाद वही मूव से बिल्कुल डैमेज नहीं दे पा रहा था। बात करें इसकी पावर की तो इसने फायर ब्लास्ट से ब्लास्टो जैसे पोकेमोन को डिफीट कर दिया जो उसके ऊपर रेजिस्ट है, हाईली डिफेंसिव पोकेमोन है, लेकिन इस मूव के बाद वो हार जाता है। माना जी मूव कॉम्बिनेशन का कमाल था, लेकिन फिर भी ये हरा देता है अपने फायर पावर से ही। इतना ही नहीं, इसने मोल्ट्रेस के फ्लेम थ्रोवर के साथ भी क्लैश किया अपने फ्लेम थ्रोवर से, बल्कि जर्नी से दिखाया गया है कि ये कितना पावरफुल पोकेमोन है जिसका मुकाबला इन्फर्नेट भी नहीं कर पाया था। और मेगा इवॉल्व होने के बाद रेड ने खुद कहा था कि इसका फायर ब्लास्ट अब पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है, और आपने देखा भी होगा कि म्यूटू की शील्ड को तोड़ने के बाद उसे हल्का फुल्का डैमेज भी हुआ था, बल्कि पिछली बार उसकी शील्ड को हल्का डैमेज भी नहीं आया था। और मेगा इवॉल्व होने के बाद ही स्विफ्ट अटैक से म्यूटू को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था। बात करें इसकी टाइपिंग की तो ये फायर और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है, जिस कारण वायर टाइप मूव से इफेक्टिव होने वाले हैं। ग्रीनिंजा के पास कुछ टाइपिंग आ जाती है, लेकिन मेगा इवॉल्व होते ही ये फ्लाइंग टाइप को ड्रैगन टाइप से चेंज कर लेता है, जिसके बाद वायर टाइप मूव इस पर नॉर्मल डैमेज देंगी। यानी ग्रीनिंजा के पास कोई मूव नहीं है जो इस पर टाइप एडवांटेज रखते हो। और उसके मूव है स्विफ्ट, स्लैश, मेगा पंच और फायर ब्लास्ट, जिसमें से 3 मूव तो नॉर्मल डैमेज देंगे और एक रेजिस्ट डैमेज देगा ग्रेनिंजा को। तो चलो बात करते हैं ग्रेनिंजा के बारे में। ग्रेनिंजा की स्ट्रेंथ का अंदाजा इसे लगा सकते हैं किसी लुकारियो को ऑफ गार्ड होने के बाद एक ऐसी किक मारी बिना किसी मूव के जिसमें दीवार में छेद हो गया, और बिना किसी मूव के ही इसने आइस को ब्रेक कर दिया। और इतना ही नहीं, एरियल एस के साथ इसने मेगा चाइल्ड एक्स के थंडर पंच को भी ओवर पावर कर दिया था और उसके ड्रैगन क्लो को भी क्लैश कर लिया था कट अटैक से, बल्कि इसके ड्रैगन क्लो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इतना ही नहीं, इसने क्लो विजर के आइस बीम को ओवर पावर करते हुए उसको डिफीट करता है, और सीजोर को एरियल एस से इतनी जोर की हिट करता है कि वो ब्लर हो जाता है। ब्लर पोकेमोन तभी होता है जब वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहा हो, तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी तेज़ी से नीचे गिरा होगा। मुझे ग्रेनिंजा की फिजिकल स्ट्रेंथ का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मुझे लगा कि चाइल्ड ये पॉइंट तो ले सकता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया है ग्रेनिंजा का मुकाबला चाइल्ड से करा के। चाइल्ड की पावर बहुत कम लग रही है ग्रेनिंजा के फिजिकल स्ट्रेंथ के आगे ही, बल्कि ये फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो दिखने और होने में काफ़ी अंतर आ चुका है, जिस कारण मुझे लगता है कि ग्रेनिंजा यहाँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा दिख रहा है, आई मीन फिजिकल स्ट्रेंथ में। और सब चीज़ों के बारे में आगे बात करते हैं। बात की इसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सिस की, तो ये लुकारियो को दिखा भी नहीं था और कब कब अटैक कर दे रहा है लुकारियो को बिल्कुल पता नहीं लग रहा था। डबल टीम को भी इसने ओवर पावर कर दिया था अपनी स्पीड से ही, और एस के पिकाचू से ये फास्ट हो चुका है। यहाँ तक कि मेगा सेप्टाइल की स्पीड को भी ये मैच कर ले रहा था, बल्कि मेगा सेप्टाइल बहुत ज़्यादा फास्ट पोकेमोन है, या फिर मेगा म्यूटू के बाद इसी की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी सभी मेगा एवोल्यूशन में। बल्कि फिर भी एस ग्रेनिंजा की स्पीड को मैच कर पा रहा था, और कई जगहों पे तो वो से ज़्यादा फास्ट हो जा रहा था। तो स्पीड में ग्रेनिंजा को पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल है चाइल्ड की लिए। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो उसने सहा है थंडर बोल्ट को, जो इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव है। माना कि ज़्यादा ये सुपर इफेक्टिव मूव से डोज कर जाता है, किसी तरीके से बच जाता है या काउंटर कर लेता है, लेकिन जब भी इसे मूव लगा है उन्हें भी इससे सर्वाइव किया है। जैसे कि 2 बार लिफ्टोंग जो मेगा सेप्टाइल ने मारा था, लेकिन दोनों बार सर्वाइव करने के बाद ही ये उसे डिफीट करता है। यानी कि एक मेगा पोकेमोन, सुपर इफेक्टिव मूव और बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव, लेकिन इन सबको सर्वाइव करने के बाद ये उसे डिफीट करता है। इसका फीट थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है रेड के चाइल्ड से, बस पता नहीं क्या है ऐसे ब्लास्ट बंड में जिसके बाद ये हमेशा हार ही गया है। बात करें जाए इसकी पावर की तो इसका है जाइंट वाटर शूरिकेन, जिसे जाइंट कर सकता है, नॉर्मल यूज़ कर सकता है और अटैक डिफेंस के लिए भी यूज़ कर सकता है। इसके पास एरियल एस है जो हाथ और पैर दोनों से इस्तेमाल कर सकता है। बात करें जाए इसकी टाइपिंग की तो ये वाटर टाइप पोकेमोन है, जिस कारण ये फायर टाइप से रेजिस्ट हो जाता है, और चाइल्ड के बचे हुए मूव से ये नॉर्मल लेवल लेगा, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल होंगी क्योंकि इसके डबल टीम है। और इसकी मूव है डबल टीम, कट, एरियल एस और वाटर शूरिकेन। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि चाइल्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसे कोई डाउट नहीं है। इसने बहुत ज़्यादा बड़े अचीवमेंट भी हासिल कर रखे हैं, लेकिन लैक ऑफ टाइम के कारण ये 4 एपिसोड में ही आ पाया था, जिस कारण इसकी फुल पावर का हमें अंदाजा नहीं हो सकता। लेकिन हमें जितना पता लगा है इससे हम ये रिजल्ट तो आ सकते हैं कि चाइल्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ग्रेनिंजा उससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिस कारण वो 1% चांस भी नहीं रखता है कि वो रेड के चाइल्ड को 1-1 हरा सकता है। उसे हराने के लिए लगभग रेड की जरूरत पड़ेगी ही, उसके बाद रिजल्ट बदल सकते हैं, वरना 1-1 में तो वही कोई चांस नहीं रखता है कि ये पावर में उसे जीत सकता है किसी भी तरीके से। ना रिफ्लेक्स, ना स्किल्स, ना मूव सेट, किसी चीज़ में ये उससे आगे नहीं है। तो आए आज की वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, भूल गए हो कमेंट करना तो फिर तो कमेंट में अच्छे सजेशन दे दो, जिससे मैं उसके ऊपर नया टॉपिक बना सकूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।